जय हिंद फ्रेंड्स, नवदृष्टि चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो क्लास होने वाली है वह है मुंशी प्रेमचंद जी की पंच परमेश्वर। ठीक है, और इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, इसकी पूरी कहानी को अच्छी तरीके से समझेंगे और यह भी समझेंगे कि इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने क्या समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए, आज जो ये कहानी है, इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ ज़रूरी सूचनाएं आपको दे देता हूँ कि यहाँ पर हर हफ्ते जो है 3 दिन जो है क्लासेस ली जाएंगी। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे और 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं। तो 5 मार्क्स में विशेषकर जो है कहानी के अंदर से पूछता है। अंदर से मतलब कि जो उस कहानी के पात्र हैं, पात्रों से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि अलगू चौधरी इस कहानी में है, तो यह क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अलगू चौधरी के ऊपर जो है चैत्य चित्रण कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आता है, उतना हार्ड नहीं है। और हाँ, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सभी क्वेश्चन पर हम लोग बहुत अच्छी तरीके से उन पर हम चर्चा करेंगे और उन्हें समझेंगे, तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से हम लोग समझ लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं तब। तो ये जो कहानी है मुंशी प्रेमचंद की, इस कहानी का नाम है पंच परमेश्वर। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने 3-4 ऐसे बिंदु हैं जिन पर उन्होंने इस कहानी की रचना की है और उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। तो इस पंच परमेश्वर कहानी में ग्रामीण जीवन के छल प्रपंचों को दिखाया है, मित्रता और भाईचारा को उन्होंने दिखाया है और न्याय की परिभाषा उन्होंने दी है कि क्या न्याय होनी चाहिए। इसीलिए इस कहानी का नाम पड़ा है पंच परमेश्वर। यहाँ पर न्याय को भी परिभाषित किया गया है कि न्याय करने वाला व्यक्ति जो है, उनके मन में कभी भी किसी के प्रति जो है निष्पक्षता और जो है न्यायप्रियता का भाव होना चाहिए। इस कहानी की अगर पात्रों की अगर बात करें तो इसमें अलगू चौधरी और जुम्मन शेख मुख्य पात्र हैं। और उसके बाद जुम्मन शेख की खाला है अर्थात मौसी। फिर एक समझू साहू है, जिसमें अलगू चौधरी जो है समझू साहू को बैल देते हैं। तो चलिए अब इस कहानी को समझते हैं कि इस कहानी में क्या है। इस कहानी में जो है अलगू चौधरी और जुम्मन शेख, इन्हीं दोनों को लेकर जो है एक विशेष कहानी दी गई है और खाला को लेकर के समझू साहू भी है कुछ समय के लिए। तो इनमें जो है कहानी के आरंभ में ही देखने को मिलता है कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों में बड़ी ही गाढ़ी मित्रता है। बड़ी मतलब जैसे जिगरी दोस्त होते हैं ना, ठीक वैसे ही है इन दोनों में। लेकिन खान पान इन सभी का व्यवहार नहीं है और ना ही धर्म इन दोनों को मिलते जुलते हैं। दोनों ही अलग अलग धर्मों से हैं, लेकिन इनमें न तो खान पान का नाता है ना ही धर्म का नाता है, लेकिन केवल इनके विचार जो हैं दोनों को मिलते हैं। तो यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी यह बताना चाहते हैं कि खान पान और धर्म नाता ना मिले, लेकिन दोनों के अगर विचार अगर मिलते हैं, यही मित्रता की सबसे बड़ी परिभाषा है, यही मित्रता के एक मूल मंत्र है। इनकी गाढ़ी मित्रता का परिचय इस तरह से भी मिलता है कि जब जुम्मन शेख कहीं भी अगर बाहर जाते हैं गांव से अपने पूरे परिवार के साथ, तो वो अपने घर की देखभाल करने के लिए, उनकी देखभाली करने के लिए जो है अलगू चौधरी को सौंप जाते हैं और आने के बाद फिर उन्हें जो है बिल्कुल वैसा का वैसा ही मिलता है। तो इस तरह देखी जा सकती है कि इनके अंदर कितनी गाढ़ी मित्रता है दोनों के बीच में। अब जुम्मन शेख की बात करें तो जुम्मन शेख की एक खाला है जिसके पास जो है कुछ ज़मीन है, उसरे हैं, तो कुछ बीघे ज़मीन है। तो जुम्मन शेख जो है उस ज़मीन की लालच में क्या करते हैं, खाला जो है इनकी खूब सेवा सत्कार करते हैं, पूरियाँ वगैरह खिलाते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं, अच्छे से इनकी देखभाल करते हैं। जब ज़मीन इनके नाम हो जाती है तो फिर इनका देखभाल जो है पहले की तरह नहीं करते। इनकी बीवी जो है, इनकी बेगम जो है जुम्मन शेख की, करीमन, वे अब उन्हें जो है खरी कोटियाँ सुनाने लगी है। अब इस तरह से बेचारी खाला कितनों दिनों तक सहती। जब एक दिन उनसे न रहा गया खाला जी से, तब उन्होंने अपने जुम्मन को बुला करके कहा कि इस रोज के मैं खिटपिट से जो मैं परेशान हो गई हूँ, तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, तो मैं किस तरह से मैं अपना गुजारा करूँगी। मुझे भी तो खाने के लिए कुछ चाहिए। तो एक काम करो, इस खिटपिट में दूर होना चाहती हूँ तो बेहतर यह है कि मैंने जो ज़मीन दी है और तुमने कहा था कि ज़मीन मेरे नाम हो जाने के बाद मैं पूरी तरह से जो है पूरी जीवन में तुम्हारी देखभाल करूँगा। तो अगर इस तरह से अगर खिटपिट चलता रहा तो ये कैसे होगा। तो अच्छा यह होगा कि मुझे कुछ पैसे महीने में दे दिया करो, जिससे मैं अपना गुजारा कर लूँगी, खुद ही पका खा लूँगी।
तो इसी बात पर जो है जुम्मन से कहते हैं कि 2-4 बीघे उसरे क्या दे दिए, लगता है जैसे कि इन्होंने मोल ही ले लिया हो मुझे। बघारी दाल के बिना तो रोटियां इनके गले के नीचे उतरती ही नहीं है। तो बेचारी खाला क्या करती, इस बात का विरोध करती और कहती कि मैं जो है मैं पंचों के पास जाऊंगी, पंचायत में बैठाऊंगी ताकि मुझे न्याय मिल सके। जुम्मन हंसते हैं, कहते हैं कि जाओ, जो करता बने कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बेचारी बूढ़ी खाला जो है गांव में प्रत्येक व्यक्ति के पास जाती और कहती, अपने दुखड़े के बारे में सुनाती, अपने दुख के बारे में वो कहती कि इस तरह से जो है मैं परेशान हूँ। और कल के दिन जो है सूर्यास्त हो जाने के बाद जो है एक वृक्ष के नीचे जो वहाँ पर पंचायत होगी, तो कृपया कर वहाँ पर आएँ। सभी लोग उनकी बातों को सुनते, कुछ लोग दुख प्रकट करने के बाद फिर वैसे ही रह जाते। और इसी तरह जो है बूढ़ी खाला जो है कई लोगों को अपने पंचायत के बारे में कहती है और उन्हें पंचायत में आने के लिए भी कहती है। तो इसी तरह से कहते कहते फिर अंत में जो है वो अलगू चौधरी के घर जाती है और कहती है कि बेटा कल पंचायत है और कल सूर्यास्त के बाद जो है पंचायत आरंभ होगी, तो वहाँ पर पहुँचना ज़रूर। तो वो सारे मामला सुनने के बाद अलगू चौधरी कहते हैं कि जुम्मन से तो मेरी गहरी मित्रता है, तो मैं वहाँ पर आऊँगा तो ज़रूर, लेकिन उसके खिलाफ़ मैं कुछ कहूँगा नहीं, वरना मेरी मित्रता जो है बिगड़ जाएगी, बिगाड़ हो जाएगा। ये मैं चाहता नहीं हूँ, इसीलिए मैं वहाँ पर आऊँगा लेकिन कुछ कहूँगा नहीं। तो इसी बात पर खाला कहती है कि बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे। यह बात जो है अलगू चौधरी के हृदय में घर कर जाती है और यही शब्द जो है बार बार उनके कानों में गूंजते। और सूर्यास्त होने के बाद सभी लोग वहाँ पंचायत में जुटते हैं। तो फिर जुम्मन शेख और खाला की जो है खाला भी आते हैं वहाँ पर। खाला जब आती है तो सभी को जो है अपने दुख के बारे में बताती है कि जुम्मन ने मुझसे ज़मीन लेते वक्त, लिखवाते वक्त उसने कहा था कि मैं पूरी जीवन जो है तुम्हारी देखभाल करूँगा, लेकिन वो आज मुझसे कह रहा है कि ये मुझसे नहीं होगा, तो मैं कहाँ जाऊँ। तो इस पर जो है आप लोग विचार करें। मैं कोर्ट कचहरी जा नहीं सकती हूँ, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस पर आप लोग जो राय निकालेंगे मैं उसी पर मानूंगी और उसी पर चलूँगी। तो फिर पूछा जाता है कि खाला जी से कि आप किसे पंच बनाना चाहती हैं। तो खाला कहती हैं कि मैं अलगू चौधरी को पंच बनाना चाहती हूँ। और यह बात सुन करके जुम्मन शेख अत्यंत प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि ये तो मेरे गहरे मित्र हैं, तो इस बार जो न्याय होने वाला है वो मेरे पक्ष में ही होगा। इस बात से वो चिंतित होते ही नहीं है और अब उनकी चिंता दूर, अब जो भी कुछ होगा मेरे पक्ष में ही होगा। अलगू चौधरी पंच बनाए जाते हैं और पंच बनाने के बाद पंचायत आरंभ होती है। तो उसमें बोगी खाला कहती हैं कि मुझे न तो पेट को रोटी मिलती है, न ही तन का कपड़ा, बेकस बेवा हूँ, कचहरी दरबार में नहीं जा सकती, तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊं, तुम लोग जो राह निकाल दो उसी पर चलूं। फिर जुम्मन शेख की बारी आती है। जुम्मन शेख खड़े होते हैं, कहते हैं कि ये इतने ज़मीन मुझे दी गई और फिर ये बात तो वहाँ पर लिखी गई है ही नहीं कि मैं इनकी पूरी जीवन जो है देखभाल करूँगा। लेकिन बोगी खाला कहती हैं कि ये बात वहाँ पर हुई थी। तो जुम्मन शेख कहते हैं कि ये ज़मीन उतनी भी नहीं है कि जिससे मैं जो है इनकी देखभाल कर सकूं, क्योंकि उस ज़मीन की जो कर है वो तो मुझे सालाना देने में ही निकल जाता है, तो मैं इनकी देखभाल कहाँ से करूं। उतना ज़मीन भी नहीं है, अगर उससे ज़्यादा अगर मैं कहीं अगर इनकी देखभाल अगर करता हूँ तो मेरे पास कुछ बचेंगे ही नहीं। लेकिन अलगू चौधरी जब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से छाट बीट लेते हैं, परख लेते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि नहीं, कर देने के बावजूद भी उन्हें पैसे बचेंगे। तो उन्होंने फैसला दिया कि अगर जुम्मन शेख अपनी खाला का देखभाल नहीं करेंगे तो उनका हिब्बनामा जो है रद्द कर दिया जाएगा। इस फैसले को सुनकर जुम्मन शेख सन्नाटे में आ जाते हैं। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आता है कि जिनसे मेरी गाढ़ी मित्रता है वो आज मेरे विपक्ष में कैसे न्याय दे रहे हैं। वो तो इस सोच में पड़े हुए हैं कि ना जाने वो कौन से जन्म का वो मुझसे बैर निकाल रहा है। और जुम्मन शेख के अब मन ही मन अलगू चौधरी उनके जो मित्र थे अब उनके वो सबसे शत्रु बन चुके हैं। और जुम्मन शेख भी यह ताक लगा रहते हैं कि किस तरह से मुझे एक मौका मिले तब मैं अलगू चौधरी को भी दिखाऊंगा
और उस समय मैं अपनी बदला जो है उनसे लूँगा। और यह घटना एक हो भी जाती है, उन्हें एक बार मौका मिल भी जाता है। अलगू चौधरी जो है बटेसर के मेले से 2 बड़े सुंदर और मजबूत बैल खरीद कर ले आते हैं, लेकिन लगभग 1 महीने बाद जो है वह बैल मर जाता है। तो अलगू चौधरी की जो धर्मपत्नी है वह यह आरोप लगाती है कि हो सकता है कि जुमन शेख जो है उन्होंने जो है जहर वाली दवाई जो है बैल को दे दी, इसीलिए वो मर गई। लेकिन फिलहाल यह बात जो है अधिक फैलती नहीं है और इस बात पर विशेष गौर किया भी नहीं जाता है। तो तब यहाँ पर अलगू चौधरी जी क्या करते हैं कि जो एक बैल बचा हुआ है वो शमशू साहू नाम के एक व्यापारी को बेच देते हैं। तो वे कहते हैं ठीक है, मैं कुछ दिनों बाद लगभग 1 महीने बाद जो मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो यहाँ पर शमशू साहू जो है क्या करते हैं, ये तो व्यापारी थे, ये शहर में जाते माल वगैरह ले आते थे, वहाँ से गांव की तरफ घी तेल वगैरह बेचते, फिर वहाँ से चीनी शक्कर आटा वगैरह ला करके ले आते थे। तो जब उन्होंने इतना सुंदर और बलवान बैल मिला तो वो उसे लगने जम कर के जूतने लगे, ना उसे ठीक से चारा देते ना पानी देते, और दिन भर जो है उससे काम करवाते रहते। जो गांव से 1 बार या 2 बार शहर जाया करते थे, नए बैल पाने के बाद वो कम से कम 4 से 5 बार शहर जाते और कई बार वहाँ से सामान ले आते। इस तरह से लगभग जो है बैल पूरी तरह से कमज़ोर हो जाता है। एक बार होता क्या है कि शमशू साहू जो है शहर से कई कनस्तर तेल, आटा, दाल, चावल और कई अन्य प्रकार की चीज़ें जो हैं लाद करके दुगना लाद करके जो है लेकर आते हैं। बेचारा बैल तो था कमज़ोर ही, वो ज़्यादा देर तक टान नहीं पाता और बीच रास्ते में ही दम तोड़ देता है। और मजबूर होकर के शमशू साहू को जो है रात भर वहीं पर काटना पड़ता है, और उसी रात भर में उनके जो है कई कनस्तर तेल जो है गायब हो जाते हैं, और जो उनके आटी में पैसे थे वो पैसे भी चोरी हो जाते हैं। तो वो शमशू साहू जो हैं वो अलगू चौधरी को कोसने लगते हैं कि कैसा निगोड़ी ये बैल दिया है, इसने तो मेरे पूरे जन्म की कमाई ही लुटवा दी। और जब अलगू चौधरी उनसे पैसे मांगने के लिए आते हैं तो बार बार उन्हें जो है कहते हैं कि तुम्हारे इस निगोड़ी बैल के कारण मेरी पूरी जन्म की कमाई लूट गई, तो मैं तुम्हें कहाँ से पैसे दूँ, तुमने मुझे इतना कमज़ोर बैल क्यों दिया। और इसी बात को लेकर के वहाँ पर कहासुनी हो जाती है, काफ़ी लोग जुटते हैं। फिर बाद में पंचायत बुलाई जाती है, और इस पंचायत में जो है जुम्मन शेख को मौका मिलता है पंच बनने का। और जब शमशू साहू पंच के रूप में जुम्मन शेख को चुनते हैं तो वहाँ पर जुम्मन थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर दे दी गई है। उनके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि जो पंच है उनके मन में निष्पक्षता होनी चाहिए। पंच, जब कोई व्यक्ति पंच बनता है या फिर न्याय की गद्दी पर वह बैठता है तो उनका कोई मित्र होता है, ना सगे संबंधी और ना ही रिश्तेदार। उन्हें निष्पक्ष हो करके फैसला सुनाना चाहिए, अर्थात न्याय करना चाहिए। जुम्मन शेख के मन में यह भाव आता है और वो ठीक वैसा ही करते हैं। और पूरी राम कहानी सुनने के बाद जुम्मन शेख यह फैसला देते हैं कि शमशू साहू को बैल के पैसे देने होंगे, क्योंकि उसने जो है कमज़ोर बैल दिए नहीं थे। 1 महीना तक शमशू साहू ने जो है इससे बिना ठीक से चारा पानी दिए उससे काम करवाते हैं, जिसके कारण वो कमज़ोर होने के कारण बीच रास्ते में ही दम तोड़ देता है। तो इसमें अलगू चौधरी की कोई भी गलती नहीं है। तो यहाँ पर वो यह फैसला देते हैं कि शमशू साहू को बैल के पैसे अलगू चौधरी को देने होंगे। और यह फैसला सुनकर गांव के जितने भी लोग थे सभी प्रसन्न हो उठते हैं। तो फिर अलगू चौधरी उठ करके जाते हैं और जुम्मन शेख उठकर जाते हैं और अलगू चौधरी को गले से लगा लेते हैं और रोते हुए कहते हैं कि भाई, मैं अब समझा कि न्याय की गद्दी पर बैठने वाला जो है निष्पक्ष होना चाहिए। ना तो उसके कोई रिश्तेदार होते हैं, ना ही मित्र होते हैं, ना ही सगे संबंधी। तो जो तुमने उस समय जो तुमने मेरे खिलाफ जो फैसला सुनाया था उसके कारण तुम मेरे जो है प्राणघातक शत्रु बन गए थे, मैं तुम्हारा प्राणघातक शत्रु बन गया था। लेकिन आज जब मैं इस न्याय की गद्दी पर बैठा तो मुझे समझ में आया कि न्याय करने वाला व्यक्ति जो है उसके मन में निष्पक्षता होना चाहिए। और दोनों की आंखों से निकले पानी से दोनों के हृदय का जो मैल था वो धुल गया और फिर से जो है एक हरियाली खिल गई। तो इस कहानी के माध्यम से जो है प्रेमचंद जी ने गाढ़ी मित्रता की परिभाषा दी है और समाज में न्याय की भावना का संचार किया है कि न्याय करने वाले के मन में जो है निष्पक्षता की भाव होनी चाहिए, ना कि कोई मित्र है या फिर उसके खिलाफ हमें अपने न्याय को बदलना चाहिए।
तो यही है यह कहानी। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को यह कहानी अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। तो ठीक है, धन्यवाद।